इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। वैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट ये वर्ड आपने कहीं पर भी अकाउंट्स में यूज किया है? क्या है इन्वेस्टमेंट? कहां पर इन्वेस्टमेंट कहां पर हम लोग शो करते हैं? बैलेंस शीट। ध्यान से समझिए, बैलेंस शीट के कौन से साइड में, लायबिलिटी की एसेट्स? तो हम बोलेंगे एसेट्स। और अगर एसेट्स में लिखेंगे तो कौन सा एसेट्स है ये? इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? कौन सा एसेट्स हम लोग ट्रीट करते हैं इन्वेस्टमेंट को? फिक्स्ड एसेट्स की करंट एसेट्स? बोलिए। फिक्स्ड। और करंट एसेट्स मतलब करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसलिए दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करते हैं। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एंड करंट। लेकिन कैसे आप समझोगे कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कब है और करंट कब है, जिसका आप डेफिनेशन के बेस पर समझ सकोगे। लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहिए कि क्यों हम लोग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट? आप जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो उस फाइनल अकाउंट के एसेट साइड में ट्रायल बैलेंस में आपके पास इन्वेस्टमेंट दिया रहता है। आप सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, आप बैलेंस शीट बनाओगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा दोगे। बट क्या आपने कभी सोचा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बोला जाता है कि जिसका बिजनेस है उसने अपना बिजनेस का पैसा कहीं दूसरे जगह या दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर आपको ये बोला जाए कि लीजिए 5 लाख का कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तो आप क्या ये सोचोगे कि हमको जो 5 लाख कैपिटल के तौर पर हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा 2 लाख 3 लाख किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक इन्वेस्टर की तरह माना जाएगा, नॉट ए बिजनेसमैन। लेकिन हर बिजनेस जो खुद अपना प्रोडक्ट या जिस टाइप का बिजनेस करता है उसमें से पार्ट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन अदर बिजनेस, ऐसा हर बिजनेसमैन करता है। क्यों? क्या कारण है कि वो दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है? या एक बिजनेस है ए लिमिटेड और उसने इन्वेस्ट किया है बी लिमिटेड में, वाई? तो जरूर इसको कोई ना कोई तो मतलब होगा कि वो पैसा अगर बी लिमिटेड में लगा रहा है 2 लाख रुपया, तो वो चाहता क्या है? वो चाहता है फिक्स्ड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप ये बताएं कि बी लिमिटेड जो कंपनी है, ए लिमिटेड क्या चीज में इन्वेस्ट कर रहा है? बी लिमिटेड में क्या चीज, किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? क्या उसको ऐसे 2 लाख रुपए दे दिया, बोला ले लो? तो हम लोग को जानना ये है कि हम इन्वेस्टमेंट क्या चीज में करते हैं। कंपनी का बात यहां आ रहा है, अभी तक आपने कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है। कंपनी, a formation of company, a company can be formed on the basis of equity share, ये तो मालूम ही है आपको, on the basis of preference share, ये भी आपको शायद मालूम होगा पहले, on the basis of डिवेंचर। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उस कंपनी का ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो बी लिमिटेड का क्या चीज खरीदेगा, क्या चीज में इन्वेस्ट करेगा? तो वो है शेयर्स या डिवेंचर्स। क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को क्या देगा? डिविडेंड।
और जब बी लिमिटेड डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो शेयर होल्डर्स कौन होगा? ए लिमिटेड। तो किसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके शेयर को खरीदा है, उसका शेयर होल्डर्स बन गया है, तो बी लिमिटेड जब भी डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो उनमें से ए को भी वो डिविडेंड मिलेगा, और वो डिविडेंड ए लिमिटेड के लिए होगा इंटरेस्ट ऑन, बी के लिए होगा डिविडेंड, ए के लिए होगा इंटरेस्ट, या डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड ने जो इन्वेस्ट किया है उसके बदले उसको मिला है, और ए लिमिटेड के लिए ये डिविडेंड हो गया इनकम। तो इस इनकम के लिए ए लिमिटेड सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड इन अदर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और ये एक छोटा सा पर्पस था, बट ये छोटा पर्पस नहीं है, क्योंकि आप जब पूरा डिटेल्स चैप्टर पढ़ोगे तो सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए ही तो बात नहीं आता, इसके और भी चीज है। जैसे कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का जो इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिवेंचर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार इन्वेस्ट नहीं करता, बार बार कर सकता है। मतलब ये कंपनी का ये जो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदता है। ये कहां से खरीदता है? ये स्टॉक मार्केट। डायरेक्ट भी खरीद सकता है और स्टॉक मार्केट से भी, और जब स्टॉक मार्केट से वो खरीदेगा तो बार बार खरीद सकता है, जरूरत पड़ने पर बेच भी सकता है। तो वो बार बार बाइंग एंड सेलिंग करेगा पर्टिकुलर बी लिमिटेड का स्टॉक, इसको हम स्टॉक बोल सकते हैं, शेयर से डिवेंचर को। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक बार बार खरीदेगा और बेचेगा, तो उनका भी हमको रिकॉर्डिंग करना होगा ए लिमिटेड के बुक्स में। और जब वो खरीदेगा और बेचेगा तो बेचने पर उसका लॉस या प्रॉफिट, वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं केवल ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अब है कि अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 1 साल से अबव, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जब विद इन द 12 मंथ उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो बन जाता है शॉर्ट टर्म, उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इन्वेस्टमेंट दोनों तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड करंट। क्लियर है बात? अब यहां पर देखें डेफिनेशन के तौर पर, क्लासिफिकेशन में आए करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब नॉट मोर देन फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड। मतलब 1 साल कब से काउंट करते हैं हम लोग? जिस दिन उसने इन्वेस्ट किया उस दिन से 12 महीने तक। अब वो 12 महीना कभी भी हो, नॉट ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग होना जरूरी नहीं। तो वो विद इन 12 मंथ में अगर इन्वेस्ट करके उसको बेच देगा तो उसका शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, और अगर 12 महीने से अबव रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है। शॉर्ट टर्म में करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है वो शो करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। और अगर लॉन्ग टर्म जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग शो करते हैं एट कॉस्ट, मतलब जिस दाम में हमने खरीदा उस दाम में ही हम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। दैट मींस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट कॉस्ट होता है इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज। इसका मतलब बैलेंस शीट में हम अपना जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करते हैं उसके लिए बताया है कि आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू से शो करोगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, करंट इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर
रिसीवर इज लोअर। और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट प्राइस। ये बात याद रखना पड़ेगा। क्लियर ये बात? अब आइए इन्वेस्टमेंट का टाइप। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड इनकम का मतलब है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के उस शेयर्स या उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है जहां से उसको फिक्स्ड इनकम मिलेगा। तो बता सकते हो कि उसको क्या चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ए लिमिटेड को बी लिमिटेड में, इक्विटी शेयर में कि प्रेफरेंस शेयर में कि डिबेंचर में? कौन सा है इसमें फिक्स्ड इनकम बेयरिंग स्टॉक? तो हम बोलेंगे फिक्स्ड इनकम में है प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, क्योंकि इन दोनों के पहले एक परसेंटेज रहता है और वो परसेंटेज इंडिकेट करता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट बी लिमिटेड ए लिमिटेड को देगा। उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक का नाम दूसरा नाम है सिक्योरिटीज। और नॉन फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होगा? तो नॉन फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज किसको बोलेंगे? इक्विटी शेयर्स। दैट इज, हम अगर किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदते हैं देन इट इज नॉन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो दो ही तरह का होता है। फिक्स्ड इनकम में दो आता है, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, और नॉन फिक्स्ड इनकम में आता है इक्विटी शेयर्स। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अब है ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं या कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उसका प्रोसेस तरीका समझते हैं। क्या तरीका, कैसे इन्वेस्ट करती है? आप लोग डीमेट अकाउंट के बारे में जानते हो, सब लोग जानते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है मालूम है? जो हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन का बैंक में अकाउंट खोलते हैं जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं और निकालते हैं। करंट अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस के नाम का अकाउंट होता है, बिजनेस का पैसा रखते हैं और निकालते हैं। वैसे ही एक डीमेट अकाउंट होता है जिसमें जिसके नाम से डीमेट होता है उसके अकाउंट में शेयर को रखा जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग बोलते हैं शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर सेव रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो बैंक में जैसे अकाउंट खोलते हैं ना, वैसे ही डीमेट अकाउंट खोलते हैं। कहां पर? बैंक में भी खुलता है, सब बैंक आजकल डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और ब्रोकर के द्वारा हम डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो ब्रोकर किसको बोलते हैं? ब्रोकर जो है सर्टिफाइड बाय द सेबी। किसको बोलते हैं सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सेबी जो है जो स्टॉक मार्केट को चलाता है, और स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के द्वारा, वो ब्रोकर जो है उन ब्रोकर के द्वारा या उन ब्रोकर के द्वारा आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। समझ में आ रहा चीज? जस्ट लाइक जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए, वैसा ही हमारा एक डीमेट अकाउंट होता है, बस कुछ नहीं। वो सब जो फॉर्म होता है, आपको जो आईडी प्रूफ देना है, वो सब चीज देने के बाद आपका अकाउंट खोल जाता है। अब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो फिक्स्ड या नॉन फिक्स्ड में, या कोई भी शेयर खरीदना हो, डिबेंचर खरीदना हो, प्रेफरेंस शेयर खरीदना हो स्टॉक मार्केट में, तो आप डायरेक्टली परचेज नहीं करते। आपको किसके द्वारा जाना पड़ेगा? ब्रोकर के द्वारा आपको वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा, और ब्रोकर के द्वारा ही वो स्टॉक आप बेच सकते हैं। समझ में आ रहा? तो जैसे हम जिस बैंक में अकाउंट खोलेंगे, मेरा पैसा उसी बैंक में ना जाएगा। अब जैसे एक्सिस बैंक है, तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया एक्सिस बैंक है, सब इंटरकनेक्ट हो गए हैं। आप ऑपरेट कहीं से कर सकते हो, बट आपको हमेशा एक ब्रांच बोला जाता है ना कि आप कौन से ब्रांच में अकाउंट खोले थे। तब आप अपने जहां पर भी जिस ब्रांच में खोले थे वो ब्रांच का इंडिकेशन देते, जबकि आप पैसा डिपॉजिट और विड्रॉवल एनीवेयर एनी ब्रांच आप निकाल सकते या जमा कर सकते। तो वैसे ही ब्रोकर का भी है, एक किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के अंडर में आपको खोलना होगा अकाउंट, और वो ब्रोकर के द्वारा आप एनीवेयर कहीं पर भी आप परचेज और सेल
आया पॉइंट। अब यहां से हम लोग कुछ नोट्स, कुछ टर्म्स सीख लेते हैं। टर्म्स, पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैरीज ए फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, and income accrued regularly but falls due on some specific date. These type of securities, मतलब दिस का मतलब इसके बारे में बोला, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, जिससे हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। उसके लिए बताया है कि इनकम एक्रूड रेगुलरली, मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए मैं किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा हूं, तो जिस कंपनी का मैं प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा वो कंपनी पहले से ही डिसाइडेड होगी कि किस डेट पर उस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मेरे को दिया जाएगा, पहले से डिसाइडेड। और वो डिविडेंड का डेट कब आएगा? तो वो डिविडेंड का डेट होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच। अगर साल में एक बार डिविडेंड देगी तो कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि हर साल एंड ऑफ ईयर डिविडेंड देगी, तो अब वो स्पेसिफिक डेट हो जाएगा 31 मार्च। अगर कंपनी डिसाइड करेगी कि नहीं 31 दिसंबर को हर साल इंटरेस्ट देंगे, तो मेरे को 31 दिसंबर को हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, जब तक हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। अगर कंपनी बोलेगी नहीं साल में हम 2 बार देंगे, 30 सितंबर एंड 31 मार्च, 6 महीने का, तो मेरे को साल में 2 बार डिविडेंड मिलेगा, 30 सितंबर को और 31। 30 सितंबर को मेरा एक्रूड हो गया, एक्रूड का मतलब ड्यू हो गया, और 30 तारीख के बाद 1 या 2 दिन के अंदर मेरे को वो डिविडेंड तो मेरे लिए रिसीव्ड हो गया, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो स्पेसिफिक जो सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो स्पेसिफिक डेट जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी पहले से ही बता देगी कि आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, डिविडेंड कब। उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड बेयरिंग इंटरेस्ट, falls regularly, falls due on some specific. Second, price of security. अब ये बहुत वाइटल चीज है, ध्यान से समझिएगा। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? क्या बता सकते हैं? कोई क्या आइडिया है? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? जिस प्राइस में हम स्टॉक सिक्योरिटीज को खरीदेंगे उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। मान लीजिए मैंने 100 रुपया में एक स्टॉक खरीदा, एक स्टॉक, लेकिन मैंने कहा नहीं हमको एक नहीं चाहिए, हमको 50 स्टॉक चाहिए, और एक स्टॉक का कीमत है 100 रुपया, तो मेरा प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज कितना हो जाएगा? 5। दैट इज 50 स्टॉक एट द रेट ऑफ 100 ईच। अगर मैं 50 स्टॉक खरीद रहा हूं एट द रेट ऑफ 105, तो मेरा कितना हो जाएगा? 5250 इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो जिस प्राइस में आप खरीदोगे उसको बोलेंगे प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। क्या समझ में आ रहा है? प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज द प्राइस एट विच एनी सिक्योरिटी परचेज एंड, जिस प्राइस में हम बेचेंगे उस प्राइस को बोलेंगे प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो खरीदने का और बेचने का जो प्राइस होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। द प्राइस एट विच एनी सिक्योरिटी इज परचेज और सोल्ड मे नॉट बी द सेम एज फेस वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। ये लाइन का मतलब नहीं समझ? आप लोग ने तो पहले कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है, इशू ऑफ शेयर्स तो पढ़ा ही है, जिसमें आप एक वर्ड सुनते हो पार वैल्यू, सुनते हो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ये तीनों का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? कंपनी के द्वारा उस स्टॉक का, एक स्टॉक का जो प्राइस होता है वो होता है आइदर 10 रुपीज या 100 रुपीज। ज्यादातर स्टॉक का वैल्यू, इक्विटी शेयर का स्टॉक का वैल्यू 10 होता है, और
फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का वैल्यू होता है 100। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, या ये फेस वैल्यू और हमारा प्राइस ये दोनों सेम हो भी सकता है और नहीं। मतलब फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है और हम मार्केट में 15 रुपया में स्टॉक खरीद रहे हैं तो क्या ये दोनों सेम होगा? लेकिन फेस वैल्यू 10 है और मार्केट में हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? दैट मीन्स मार्केट वैल्यू जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है आइदर इक्वल टू फेस वैल्यू और अनइक्वल टू फेस वैल्यू। दैट मीन्स प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड होता है, आइदर 10 रुपीज और, ठीक है। इसका मतलब प्राइस ऑफ सिक्योरिटी फ्लक्चुएट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन, इन्फ्लुएंस बाय रेट, मतलब किस कारण से चेंजेस होता है मार्केट में, वो रीजन बताया, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये समझना है फेस वैल्यू और मार्केट मतलब प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर इक्वल और अनइक्वल, ज्यादातर अनइक्वल। ब्रोकरेज ये सब हम बताएंगे यहाँ पर, एक्स और कम क्या होता है ये भी हम बताएंगे। ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज, कमीशन और एक्सपेंस। क्या होता है ब्रोकरेज? जैसे अभी आपको हमने बताया ना कि आप डीमेट अकाउंट किसके द्वारा खोलते हो? ब्रोकर के द्वारा। और आप कोई भी सिक्योरिटी खरीदोगे किसके द्वारा? तो ब्रोकर को आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस पेड बाय यू। तो जब आप परचेज करोगे सिक्योरिटी, तो जो भी आप प्राइस परचेज करोगे उस पर आप दोगे ब्रोकरेज ब्रोकर को, और जब आप सोल्ड करोगे सिक्योरिटी तब भी आप ब्रोकरेज दोगे किसको? ब्रोकर। दैट मीन्स ब्रोकरेज, कमीशन और एक्सपेंसेस ये सभी जो है वो ब्रोकर को मिलता है। कौन देता है? इन्वेस्टर। बट कितना? ये ब्रोकरेज अगर परसेंटेज में होगा तो किस पर कैलकुलेट करेंगे? कौन से प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे? क्या पार वैल्यू की कॉस्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी? अब ये भी समझा था ना पार वैल्यू क्या होता है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो देखिए, व्हेन शेयर और सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ब्रोकर, द चार्जेस कमीशन फॉर देयर सर्विसेज इज नोन एज ब्रोकरेज। किस पर कैलकुलेट करते हैं? ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। क्या होता है नॉमिनल वैल्यू? नहीं, अभी अभी बताए थे पार वैल्यू, फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू। इसका मतलब आप अगर 105 रुपए में खरीद रहे हो तो आपका ब्रोकरेज 105 रुपए में नहीं लगेगा। अगर आपका फेस वैल्यू 100 रुपया है तो आप ब्रोकरेज कितना पे दीजिएगा? 100 रुपए। तो ब्रोकरेज का कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। फॉर ए बायर ब्रोकरेज इज एडेड विद कॉस्ट प्राइस। जब आप खरीदोगे तो आपको ब्रोकरेज देना होगा, और जो चीज खरीद रहे हो स्टॉक उसका प्राइस भी तो पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? प्राइस ऑफ सिक्योरिटी प्लस ब्रोकरेज जोड़ के आप ब्रोकर को पे कर दोगे। तो परचेज करते वक्त ब्रोकरेज आपके प्राइस ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है? ऐड हो जाता है। और जब आप सोल्ड करते हो तब आपका ब्रोकरेज इज डिडक्टेड विद कॉस्ट प्राइस। दैट इज फॉर सेलर ब्रोकरेज इज डिडक्टेड। एकदम सिंपल थिंग है। मान लीजिए आप दुकान में गए सामान लेने, लेकिन आपको दुकान में सामान मिलेगा ब्रोकर के द्वारा। आपने कहा मेरे को 100 रुपए का सामान चाहिए, ब्रोकर ने कहा भाई 100 रुपए पर 5% ब्रोकरेज लगेगा, तो आप ब्रोकर को कितना दोगे? 105 रुपए दोगे। तब आपको सामान मिल जाएगा 100 रुपए। इसका मतलब आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और 5 रुपया उसको ब्रोकरेज दे दिया, तो आपने पे किया 5 रुपया, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द परचेज प्लस ब्रोकरेज। और जब आप सोल्ड करोगे बाजार में ब्रोकर के द्वारा तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो आपके पास जो सेल प्राइस आएगा वो सेल प्राइस में से आप ब्रोकरेज दोगे ना, इसलिए यहां बोल दिया कि सेल प्राइस में से ब्रोकरेज डिडक्ट हो जाता है और परचेज प्राइस में ब्रोकरेज क्या हो जाता है? ऐड। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इन केस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी,
brokerage is added. In case of sale of securities, brokerage is deducted. Any charges or expenses are also treated in the same. अगर आप कोई भी सिक्योरिटी खरीदोगे, ब्रोकरेज के अलावा किसी भी तरह का एक्सपेंसेस या किसी भी तरह का चार्जेस अगर आपका चार्ज किया जा रहा है सेबी के द्वारा, तो वो भी आपके परचेज प्राइस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और जब आप बेचोगे, सेल करोगे, तो वो प्राइस क्या होगा। तो ब्रोकरेज और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट सेम इक्विवेलेंट है। अगर ब्रोकरेज आप कॉस्ट प्राइस पर निकाल रहे हो, मतलब पार वैल्यू पर निकाल रहे हो, तो एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेशन किस पर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन का पार्ट। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्स और कम। तो चलिए पहले आपको इसके बारे में बता दें, व्हाट इज एक्स एंड कम। उसके पहले थोड़ा सा कहानी आपको समझना पड़ेगा, तभी एक्स और कम का बात आएगा। चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा। ये है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के पास है डिवेंचर। जानते हो डिवेंचर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर? पढ़े हो आप लोग? क्लास 12 में तो पढ़े थे, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना। तो बता सकते हो डिवेंचर को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? लोन। कंपनी को पब्लिक से लोन चाहिए। अगर कंपनी को पब्लिक से लोन चाहिए, तो जो पब्लिक लोन देना चाहती है कंपनी को, तो कंपनी उस लोन के अमाउंट के बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। उस सर्टिफिकेट का नाम होगा डिवेंचर, उसको बोलते हैं डिवेंचर। तो एक तरह से ये समझा जाए कि डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन सर्टिफिकेट। आप लोग को एक्नॉलेजमेंट समझते हो वर्ड? जब कभी भी कोई कहीं पर आप डिपॉजिट करते हो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में, आपके पास एक रिसिप्ट आता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कि आपने कंपनी को लोन दिया है और उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और वो सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा रहता है परसेंटेज, जैसे कि 10%। इसका मतलब है 10% डिवेंचर का मतलब कि मैंने जिस कंपनी में लोन दिया है, वो कंपनी मेरे को एक साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी? 10%। क्लियर? समझ में आ रहा है? हम अपने आप को एक समझ के चलते हैं कि हम एज ए इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 और मेरा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020, करेक्ट? ध्यान से समझिएगा, एक साल का अकाउंटिंग ईयर होता है। हमने यहां पर बी लिमिटेड का 10% डिवेंचर में इन्वेस्ट किया। कितना? हमने 1 अप्रैल को बी लिमिटेड का 10% डिवेंचर खरीदा, 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा, और उसका पार वैल्यू भी कितना था? 100, और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी भी कितना था? 100, ठीक है। हमने खरीद तो लिया और इसका पैसा हमने ब्रोकर को दे दिया। ब्रोकरेज को हम साइड कर देते हैं, चलिए उसको हम अभी बाद में डिस्कशन में आएंगे कि क्या करना है। अभी हमने ये खरीद लिया, खरीद तो लिया। हमको मालूम है कि बी लिमिटेड को जब हमने ये डिवेंचर खरीदा, तो बी लिमिटेड ने कहा कि इस डिवेंचर का जो 10% डिवेंचर है, इसका इंटरेस्ट हम 30 सितंबर और 31 मार्च साल में 2 बार देंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बेस है, ये अगर आपको समझ में आएगा तो आगे पूरा चैप्टर समझ में आएगा। फिर से समझे, हमने बी लिमिटेड का 10% डिवेंचर में इन्वेस्ट किया,
1000 डिवेंचर खरीदा है 100 रुपया में, मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसने बोल दिया पहले से ही मेरे को कि हम 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट देंगे। करेक्ट बात? हमको इंटरेस्ट कब मिलेगा? साल के बीच में 30 सितंबर और 31। क्या आप बता सकते हो 30 सितंबर को मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कितना अमाउंट होगा? तो हमने इन्वेस्ट कितना किया? 1 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। कितने महीने का? 1 अप्रैल से 30 सितंबर। तो कितना आएगा? सही है। तो मेरे को 30 सितंबर को 5000 रुपए का चेक बी लिमिटेड मेरे को दे देगा, या फिर अभी जो इतना डिजिटली हो गया है डायरेक्ट ईसीएस सिस्टम से मेरे अकाउंट में 5000 रुपया आ जाएगा। सही है। सेकेंड टाइम हमको कब मिलेगा? कितना? वही सेम 5000। और ये सिस्टम ईयर बाय ईयर चलता रहेगा जब तक हम उस कंपनी का डिबेंचर मेरे पास है, मेरे नाम पर। करेक्ट बात? ये समझ में आया ना? जब हमने 1 अप्रैल को खरीदा था 1000 डिबेंचर 100 रुपये में, अब 1 जुलाई को 1 जुलाई को हमने और खरीदा उस कंपनी का डिबेंचर, फिर परचेज किया। हमने इस बार 500 डिबेंचर खरीदा, लेकिन प्राइस है 105 रुपये। तो हमने ब्रोकर के द्वारा 500 डिबेंचर और खरीदा, तो मेरा टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए? 52,000। हमने ब्रोकर को 52,500 दे दिया मान लीजिए। अब आप एक चीज बताइए, ये 30 सितंबर को हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर किसी को बात नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकता है, नहीं तो हम बीच में जब पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम लोग को पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो फिर से पूछें? क्या बता रहा हूं? कोई और कोई बताना चाहता है कि मेरे को 30 सितंबर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्या ये 5000 मिलेगा? क्यों? 5000 तो मिलेगा ही, क्योंकि हमने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया। दूसरा इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया? 1 जुलाई। तो कितना इन्वेस्ट किया था? लेकिन हमने कहा था इंटरेस्ट डिविडेंड, यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। हमने खरीदा 105 में, लेकिन उसका कीमत है कितना? 100 के हिसाब से पार वैल्यू कितना है? 50। तो हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? 50 में। तो हम बोलेंगे 50,000 पर इंटरेस्ट हमको अगर मिलेगा तो इंटू 10% कितने महीने का? हाँ, कौन है पगलाया? अभी मालूम पड़ जाएगा। बोलिए, क्या 3 महीने का मिलना चाहिए कि 6 महीने का मिलना चाहिए? कितने जन बोलते हैं 3 महीने का मिलना चाहिए? कितने जन को समझ में नहीं आया? कोई हाथ नहीं उठाया। समझ में आया नहीं है वो जन को, लेकिन हाथ नहीं उठाया। 3 महीने का क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को हमने खरीदा और 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 महीना। इज इट करेक्ट? देखो, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो भी शांत रहिए, नहीं समझ में आया तो भी शांत रहिए, ताकि दूसरे लोग समझ सके। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई लोग को समझ में आ जाता है तो वो क्लास में डिस्टर्बेंस होता है दूसरों के लिए जिनको नहीं समझ में आता। तो प्लीज अपने के साथ साथ दूसरों के लिए भी थोड़ा जिए। ठीक है? तो यहाँ पर 1 जुलाई को हमने खरीदा और इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 30 सितंबर को, तो हम बोलेंगे 3 महीने का हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये तो बात है। लेकिन नहीं, कंपनी का रूल है 30 सितंबर के रजिस्टर में जिनका जिनका नाम होगा उनके उस पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर पिछले बार कब इंटरेस्ट दिया था कंपनी ने?
पिछले साल भी तो 31 मार्च को दिया होगा ना, 19 को दिया होगा ना। हर साल तो सितंबर और मार्च में दे रही है ना, तो पिछले साल भी मार्च में दी होगी। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का 6 महीने का इंटरेस्ट वो मेरे को देगी। वो ये नहीं देखेगी इस साल के बीच में हम कौन किसको बेच रहा है, कौन कब खरीद रहा है, उतना कैलकुलेशन कंपनी नहीं करती। कंपनी बोलती है मेरा जिस दिन इंटरेस्ट डेट होगा उस दिन जिसका नाम रजिस्टर में होगा हम उसको चेक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम कितने महीने का निकालेंगे? 2500। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलेगा? 5000 और प्लस 7500। लेकिन ये तो गलत है ना, हमने पैसा 1 जुलाई को लगाया और हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 6 महीने का। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और समझिए। आप बताइए, मान लीजिए ये मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इतना विचलित क्यों हो जाते हो पहले बताओ, और बार बार एक ही डायरेक्शन में क्यों देखते हो, ये बताओ। उसका रीजन है तो एक काम करो, मेरे पास बगल वाला क्लासरूम खाली है, वो चारों जन चले जाएं एक ही डायरेक्शन में, तो 4 जन है, 3 जन को हम बोले थे, चौथा अपने आप बोल दिया, तो चौथा फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 5000 और 2500, 7500 मिला। चलिए मान लेते हैं कि आप, हमने बता दिया, आपने मान लिया, लेकिन फिर भी मन में ये हो रहा कि नहीं गलत है। हम ये बोलते हैं मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना क्या है, ये बताइए। 30 सितंबर को मेरे पास हमने टोटल कितने रुपए का इन्वेस्ट किया? 1,50,000 किया ना, जिसमें 1000 डिवेंचर हमने पहले खरीदा था और 500 डिवेंचर हमने ना। 30 सितंबर के बाद मान लीजिए यहाँ 31 दिसंबर आ गया, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर आ गया, यस मिल गया, उसने बोला, हम लोग का बातचीत हुआ, तो उसको मालूम पड़ा कि मेरे पास बी लिमिटेड का 1500 डिवेंचर है। हमने कहा भाई तुमको चाहिए तो बोलो, हम भेज देंगे तुमको। उसने कहा चाहिए, तो हम, उसने कहा भाई मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, एक काम कीजिए मेरे को 300 डिवेंचर दे। हमने कहा ठीक है 300 डिवेंचर ले लो। प्राइस हमने कहा 110 रुपए लगेगा, भाव बढ़ गया, हमने इसको 110 रुपए में 300 डिवेंचर। उसका नॉमिनल वैल्यू कितना होता है? 30,000, और उससे हमने लिया कितना? 33,000, 3,000 उससे एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, अब हमने 30,000 जब 300 डिवेंचर जब हमने उसको बेच दिया, तो 31 मार्च जब आएगा तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? बोले, आप तो बोल दिए थे, दीपक तो मुंह बंद कर लिया, तो बोलेगा नहीं, बोला ना, हम जानते हुए नहीं बोलेंगे क्या दीपक? देखो क्या है ना कि अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो भविष्य में ऐसा हो सकता है जो आज हो रहा है, मच्छर मारना। बोलिए कितने पर मेरे को मिलना चाहिए? 1,30,000 क्यों? 1,20,000 पर मिलना चाहिए। कैसे? पहले 1 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिर 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया? तो मेरे पास 31 मार्च को मेरे पास 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% कितने महीने का? 6 महीने का। 6 महीने का मिलेगा ना। 30 सितंबर को मेरे पास 1.5 लाख था, हमने यहाँ पर बेच दिया है 30,000, ठीक है, तो मेरे पास 1,20,000 मिलेगा। बाकी 30,000 पर किसको मिलेगा? यस को मिलेगा, करेक्ट है। इसमें मेरा नुकसान क्या हुआ? हमने ये इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक हमने अपने पास रखा था, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए ना, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था, वो थोड़ा चालू था, मेरे को बना दिया। मेरे को, हम खुश ये हो गए कि 110 में हमने उसको बेच दिया, 10 रुपया ऊंचे भाव में बेचा, 100 में खरीदा था 110 में बेचा, तो खुश ये बात का हो गए। लेकिन मेरे को जब मेरे दोस्त ने बताया कि अरे तुमने 31 दिसंबर को बेचा
तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो तुमको मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी का रूल तो ये है नहीं। कंपनी बोलती है जो भी एंड ऑफ द ईयर जिसका रजिस्टर में नाम होगा हम उसको इंटरेस्ट सितंबर से दिसंबर 6 महीने का दे देंगे। उसको तो 6 महीने का मिल गया, जिसमें से उसमें से 3 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए और 3 महीने का इंटरेस्ट। तो कंपनी ये काम नहीं करती, ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर 1 जुलाई को खरीदा था, जिससे खरीदा था उसका नुकसान हो गया क्योंकि हमको 30 सितंबर को इंटरेस्ट पूरे 6 महीने का मिल गया इसका, जबकि यहाँ पर भी 3 महीने का इंटरेस्ट मेरे को और 3 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए जिससे हमने खरीदा। तो इसके लिए एक रूल लगा दिया गया कि जब भी कोई भी बायर और सेलर आपस में स्टॉक खरीदेगा या बेचेगा तो खरीदने और बेचने के समय, परचेज या सेल के समय आप अगर ये वर्ड लगा दोगे तो आपका परचेज प्राइस या सेल प्राइस डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस होगा ये समझिए। परचेज एक्स, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग और कम का मतलब इंक्लूडिंग। मतलब अगर यस को हमने बेचा है 110 रुपया में और अगर हम यहां लिख दे एक्स तो इसका मतलब है कि हम यस को ये बोल रहे हैं कि तुमको 110 रुपया में हम देंगे, लेकिन इसमें वो 3 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, वो भी दो मेरे को। और अगर हम कम वर्ड लिख देंगे तो इसका मतलब समझा जाएगा 110 रुपया के अंदर उस 3 महीने का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ये माना गया। तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट में एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कंपनी बोलती है हम साल के अंत में या जो भी डेट मेरा है इंटरेस्ट का हम उस इन्वेस्टर को देंगे जिसका नाम रजिस्टर में है। कौन है बोलो? ईशा कुमारी तो चली गई, गए उसको हो गया है करीबन 6:45 गई थी। वो सब फ्रेंड्स लोग के साथ है, वो फ्रेंड्स लोग के साथ गई है, सब ग्रुप गया है। तो यहां पर एक्स और कम का मतलब क्या समझे? जब भी हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे अगर एक्स और कम वर्ड लिखा रहेगा तो एक्स का मतलब है उसमें उस पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है और कम का मतलब होगा इंटरेस्ट इंक्लूड है। याद रहेगा ना एक्स और कम का मतलब? क्लियर? तो यहां पर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मतलब बोल माना गया। When investments are made in debenture or any other fixed interest bearing securities like government securities or bonds, these terms are used for quoting the price of such security और हम लोग उसमें ये मार्क इंडिकेट कर देते हैं एक्स और। अब इसका कैलकुलेशन ये कैसे होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। ओके, यहां तक सब क्लियर? ओके, आगे तो जो चीज है वो आपको हम बताएंगे। नॉन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी शेयर में तो उसको बोलेंगे नॉन फिक्स्ड बेयरिंग इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग टॉपिक वाइज सीखेंगे, पहले फिक्स्ड में जाएंगे फिर नॉन फिक्स्ड में जाएंगे। चलिए ये सब चीज बात करते हैं। पहले आप लोग कुछ एंट्री समझ लीजिए।
ध्यान दीजिए, अगर ए लिमिटेड इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री होगा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पहला एंट्री होगा, जब कभी हम इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी को खरीदेंगे, तो परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। सेल, अगर हम बेचेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक कंडीशन है, ये एंट्री जो हमने दिया है, ये परचेज सेल तब होगा जब आपका डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। मतलब जिस दिन इंटरेस्ट दे रही है, उस दिन अगर हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो फिर ये एंट्री करेंगे। मतलब जैसे 30 सितंबर और 31 मार्च डेट ऑफ इंटरेस्ट है, 30 सितंबर को हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं और या 30 सितंबर को हम कोई स्टॉक बेच रहे हैं, तब ये एंट्री करेंगे। तो आप बोलोगे 30 सितंबर या 31 मार्च के अलावा कोई डेट में खरीदेंगे बेचेंगे, तो फिर इसी में एक इंक्लूड हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब एंट्री वही रहेगा, सिर्फ एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर में, जब आप डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज ऑफ डेट ऑफ परचेज आर सिमिलर, सेम नहीं होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, डेट था 30 सितंबर का, बट हमने खरीदा बेचा 1 जुलाई और 31 दिसंबर, तब उसमें आप एक्रूड इंटरेस्ट का बोल के अलग से एंट्री दिखाना होगा। तीसरा, प्रॉफिट ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। लॉस ऑन सेल, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पांचवा, इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड एंड रिसीव लिख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हम लोग का अकाउंटिंग एंट्री है इन केस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट एक्रूड एंड रिसीव्ड।
सिर्फ सीए और फाउंडेशन उस क्लास में कर लोगे? नहीं तो कर लोगे ऑल आउट। हर दिन मम्मी अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है तो फिर खाती हो ना, बोल दो मम्मी को आज तो। अब आइए फॉर्मेट लेजर। हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे जर्नल के बाद वो सीखेंगे। और आप लोग को जर्नलिटीज कम पूछेगा, लेजर अकाउंट सबसे ज्यादा, इसलिए लेजर अकाउंट सीखना जरूरी है। आप लोग ने कैश बुक सीखा था पहले, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। हम लोग यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रिपल कॉलम कैश बुक की तरह बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट, क्योंकि ये हर सवाल में बनेगा। हम इसलिए फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ समझा दे रहे हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, यहाँ बीच में पार्टीशन हो गया। ये डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल, कॉस्ट, इंटरेस्ट, 3 अमाउंट कॉलम होगा। नॉमिनल कॉलम मतलब हम बताए थे पार वैल्यू, कॉस्ट कॉलम का मतलब जिस प्राइस में खरीदोगे, दैट इज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, और इंटरेस्ट कॉलम का मतलब है जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। जब आप ओपनिंग बैलेंस, जब इन्वेस्टमेंट का आपको ओपनिंग बैलेंस देगा तो आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, ये दिया रहेगा गिवन। लेकिन जब आप कोई भी खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, परचेज करोगे सिक्योरिटी को, तो लिखोगे टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू, उसका परचेज प्राइस और उसका इंटरेस्ट। मतलब हर परचेज और सेल में 3 चीज फाइंड करना है, नॉमिनल वैल्यू, परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट। अगर वो 3 चीज आप फाइंड नहीं कर सकोगे तो आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। वैसे ही सेल बाय बैंक, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट। इसका मतलब सेल में भी आपको नॉमिनल वैल्यू जानना है, कॉस्ट वैल्यू जानना है, मतलब सेल प्राइस जानना है, और इंटरेस्ट। बाय बैंक सिर्फ अमाउंट यहां लिखा देखिए, इसका मतलब है हमको जो हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को हम सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे, नॉट इन कॉस्ट, नॉट इन, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट। लिखवाए भी है देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसलिए बाय बैंक इंटरेस्ट में चलाएंगे। जब हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा तो बाय किया, और अमाउंट कहां पर लिखेंगे? प्रॉफिट आएगा तो 2PL, अमाउंट कौन से कॉलम पर लिखेंगे? नॉमिनल में भी नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट में भी। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा तो नॉमिनल कॉलम में लिखना है, लॉस आएगा तो बाय साइड में, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको बैलेंस कर देना है और बैलेंस शीट ही निकाल देना है। बहुत सिंपल है। आप लोग को याद होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे, एसेट्स अकाउंट बनाते थे ना, सेम वैसे ही तो है। परचेज कर रहे हैं डेबिट में, सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, लॉस हो रहा है क्रेडिट में, प्रॉफिट हो रहा है डेबिट में, इंटरेस्ट मिल रहा है क्रेडिट में, और बैलेंस कर रहे हैं। ये 4 से 5 एंट्री को खाली पोस्ट करना है, बहुत इजी और सिंपल। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हो गया क्लास में? 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लीजिए, सीधा कर लीजिए, पानी नहीं पीना पी लीजिए, और थोड़ा बहुत बातचीत भी कर लीजिए, बहुत जरूरी है। 1 घंटा तक आप लोग नॉन स्टॉप बैठे रहे बिना बातचीत किए, एक्सेप्ट 3%, तो अलाउड सबको है। तो दीपक अभी तक जले हो कि नहीं? बहुत बार जल गया, दिवाली में जल गया।
ओके, ध्यान दीजिए। देखिए सम नंबर 1, पहले सम समझिए, नोट करना हो तो नोट कीजिएगा, लेकिन पहले नोट करने से फायदा नहीं है, पहले समझ लीजिए, फिर आप खुद भी बना सकोगे ये सवाल को। जी लिमिटेड एक कंपनी है, बॉट एंड सोल्ड 6% स्टॉक एज फॉलोज। मतलब जी लिमिटेड एक कंपनी है जो खरीदती है और बेचती है। कौन सा स्टॉक खरीदती है और बेचती है? 6%। ये 6% का मतलब क्या समझेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब वो स्टॉक वर्ड दे दिया है, स्टॉक चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टॉक वर्ड बोल सकते हैं। इंटरेस्ट बिंग पेबल बाय मार्च 31 सितंबर 30। जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी जी लिमिटेड को देगी सितंबर और मार्च में 6 महीने का इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया? ईच ईयर, हर साल। जी लिमिटेड ने 1 मार्च को खरीदा है 24,000 रुपीज का स्टॉक। किस प्राइस पर? 15 जून को सोल्ड कर दिया है जी लिमिटेड ने 10,000 रुपए का स्टॉक इस प्राइस पर, और यहां लिख दिया, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा। और जब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो ऑलवेज क्या मानेंगे? एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे? अगस्त 1 परचेज, फिर 6,000 का स्टॉक खरीदा उसी साल, इस प्राइस पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे? फिर 1 सितंबर को सोल्ड कर दिया एट रेट ऑफ इतना, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे? अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। दिसंबर 1 12,000 का परचेज किया है इस प्राइस में, और यहाँ पर लिख दिया है। एक साल में एक बार, 2 बार, 3 बार खरीदा और 2 बार बेचा। इसका मतलब ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। एक साल के अंदर में आपने खरीद के बेच भी दिया तो शॉर्ट टर्म करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। और करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम लोग किस बेसिस पे लगाते हैं? एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। ओके, अब इसने साल में 3 बार खरीदा, 2 बार बेचा। ध्यान दीजिएगा, 3 बार खरीदा, 2 बार बेचा। तो आपको जानना है जितनी बार खरीदा और बेचा उसका नॉमिनल वैल्यू, उसका कॉस्ट वैल्यू और उसका इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन हम लोग को सीखना है, ये सीखना है। एक सवाल में आप सीख लीजिएगा, बाकी के सवाल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से बना सकते। ठीक है, कौन सा इसका डेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बोलिए? ध्यान दीजिएगा सब लोग एकदम। इंटरेस्ट डेट, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया वो इंटरेस्ट कब देती है? 30 सितंबर एंड 31 हम लोग का अकाउंटिंग ईयर एंडिंग क्या है इस सवाल में? देखिए अकाउंटिंग ईयर एंडिंग मेरा क्या है, मतलब जी लिमिटेड का क्या है? क्या लिखा है? क्या है ना ईयर एंडिंग? आप सोचिए, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दे रही है 30 सितंबर और 31 मार्च को इन्वेस्ट, लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर एंडिंग है दिसंबर। और जी लिमिटेड जब अपना अकाउंटिंग बनाएगा तो दिसंबर के हिसाब से बनाएगा। उसको जिस कंपनी से इंटरेस्ट कम मिल रही है वो जो उस डेट पर वो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर बनाएगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये ध्यान रखना। क्लियर बात? अब पहले कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ पहले ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम के हिसाब से हम लोग का स्टार्टिंग ईयर क्या है? 1 जनवरी कौन सा ईयर था? 96। ये मेरा स्टार्टिंग ईयर है, और एंडिंग ईयर हम यहां लिख देते हैं 31 दिसंबर 96। मेरा स्टार्टिंग एंडिंग है। आप बताइए इस साल के बीच में हमने कब खरीदा था पहला स्टॉक? 1 मार्च
96 को हमने परचेज किया था। बताइए 96 को सब में देखते रहिएगा, 96 को जब हमने परचेज किया था तो एक्स था कि कम था? एक्स इंटरेस्ट, करेक्ट। हमने कहा था 3 चीज निकालिएगा। पहला क्या निकालेंगे? नॉमिनल वैल्यू। कितने में हमने नॉमिनल वैल्यू वहां दिया हुआ, देखिए कितना दिया नॉमिनल वैल्यू, लिखा है ना वहां पर, परचेज लिखा तो है 24,000। नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? नॉमिनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? पार वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। एक का फेस वैल्यू 100 रुपया होता है, तो आप ये सोच लीजिए कि हमने जो खरीदा है वह 240 @ ये नॉमिनल वैल्यू हुआ। बट हमने कॉस्ट वैल्यू कितने में खरीदा? क्या कॉस्ट वैल्यू दिया वहां पर? दिया है। क्या दिया हुआ वहां पर? ध्यान से देखिए, 97/8%। क्या होता है ये 97/8%? ये मेरा परचेज प्राइस है, हमने खरीदा है। आप बोलोगे ये अजीब प्राइस है, ऐसा क्या प्राइस रख दिया? 90 रुपया, और 7/8% का मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा, 90 रुपया और कुछ पैसा में खरीदा। कितने में खरीदा? कैलकुलेटर ले लीजिए, 7 ÷ 8 कीजिए, 90.0 और 0 नहीं है, 0 नहीं है। ओके, हमने खरीदा, ध्यान दीजिए, हमने खरीदा 90.875, ठीक है। आप सम के लास्ट लाइन को पढ़िए, ब्रोकरेज कितना परसेंट है? जब हम खरीदते हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। परचेज प्राइस में ब्रोकरेज क्या करेंगे? ऐड कितना? 1/8 डिवाइड कीजिए, 1 ÷ 8 0.125। अगर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 91। मतलब मेरा परचेज प्राइस हो गया इंक्लूडिंग ब्रोकरेज 91 रुपीज। समझ में आ रहा है? अगर इसको और सिंपल तरीका कर दे तो और अच्छा रहेगा ना। वो सिंपल तरीका क्या है वो याद रखिए। अगर हम ये बोले कि मेरा 240 हमने खरीदा है 91 में, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 240 × 91, 840, ये तो हुआ। अब आपको दिखाते हैं परचेज प्राइस। आपका परचेज प्राइस था 90.875, आपने 0.125 ब्रोकरेज जोड़ दिया, 91 आ गया। मेरा दूसरा तरीका है 97/8 है, प्लस 1/8 ब्रोकरेज जोड़ देंगे, तो आप ये 7/8 और 1/8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/8। 8/8 को 1 बोलते हैं, 90 में प्लस कर देंगे 1, तो क्या बन जाएगा? अगर आप पैसा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पैसा में कन्वर्ट करो, और आप डायरेक्टली यहाँ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसा करो। इसके लिए आपको शो करना जरूरी नहीं है बुक्स में। हाँ, नीचे नोट लिख के कैलकुलेट करके दिखा दोगे तो बहुत अच्छा बात। आपके नॉलेज के लिए कि इसको कैसे हम लोग 91 बनाएंगे। इंटरेस्ट हमने कहा था 3 चीज होगा ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, समझा। हम ये मिटा देंगे। हमने खरीदा कब? बताइए, डेट क्या था मेरा? मार्च। हमने किससे खरीदा? मतलब ये जी लिमिटेड का बात है ना। जी लिमिटेड ने किससे खरीदा? किसी ना किसी से तो खरीदा होगा, जिसके पास होगा। आप ये बताइए, अगर मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम है जी लिमिटेड, मैं खरीद रहा हूं, चलिए दीपक से खरीद रहा हूं, दीपक तो पहले से खरीदा हुआ है ना, उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। उसको लास्ट कब मिला होगा इंटरेस्ट? इस सिक्योरिटी पर, जो सिक्योरिटी हम उससे खरीद रहे हैं। पॉइंट देखिए, ध्यान से पॉइंट समझिएगा। जी लिमिटेड जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है, वो कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी दीपक के पास है, उसने भी इन्वेस्ट किया था, उसको भी तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, जैसे जी लिमिटेड को मिलेगा उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट उसको कब मिलेगा? जब जी लिमिटेड को मिलेगा उसको भी मिलेगा, क्योंकि जिस कंपनी का स्टॉक हमने खरीदा उसके लिए तो सभी इन्वेस्टर है।
वो कंपनी कब दे रही है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। दीपक को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को पिछले साल मिला होगा, क्योंकि वो मेरे को कब बेच रहा है? 1 मार्च को बेच रहा है, और 1 मार्च के पहले डेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को उसको इंटरेस्ट मिल गया था। अब उसको नेक्स्ट कब मिलने वाला था? 31 मार्च आने वाला। लेकिन उसके पहले ही हमने उससे क्या कर लिया? अगर हमने उससे ले लिया 1 मार्च को, तो वो मेरे से इंटरेस्ट मांगेगा। कितने महीने का हमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5 महीने का। कौन सा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो क्या हम खरीद कब रहे हैं? 1 मार्च को। तो पिछला 5 महीना उसने इन्वेस्ट किया था, उसका इंटरेस्ट हमको उसको देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम उसको इंटरेस्ट कितना देंगे। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ₹24,000 पर कितना परसेंट का स्टॉक था? 6%। कितने महीने का इंटरेस्ट? 5 महीने। कितना आएगा इंटरेस्ट बोलिए? ये बात हो सकता है किसी को ना समझ में आए, कोई ना कोई को। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मंथ 5 महीना समझ में आया? फिर भी मेरा कोशिश है कि मैं आपको यहाँ समझा दूं। डायग्राम से समझ लीजिए। 30 सितंबर 31 मार्च, ध्यान से समझिए। 30 सितंबर 31 मार्च, साल में 2 बार इंटरेस्ट। पिछले साल भी 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये कौन सा डेट है? सॉरी, डेट हमारा क्या है? हमारा तो ईयर एंडिंग क्या है? 1 जनवरी 31 दिसंबर। हमको इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च को मिलेगा पहला इंटरेस्ट, और दूसरा मिलेगा कब? दिसंबर। फिर कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। पहले कब मिला है? 30। ऐसा ना हुआ होगा। अगर हमने यहाँ पर 1 मार्च को अगर उस दीपक से ले लिया, खरीद लिया, तो सिर्फ 1 महीने का देरी था। अगर वो 1 महीना अपने पास वो स्टॉक रख लेता, तो उसको 31 मार्च को उसी को इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन 31 मार्च को तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा किससे? कंपनी से। लेकिन वो मेरे से 30 सितंबर से 1 मार्च तक 5 महीने का इंटरेस्ट वो मेरे से, और हम कंपनी से लेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट, और हम उसको देंगे 5 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन बात ये हो गया कि जैसे ही हमने उसको प्राइस बोला, उसने मेरे को बोला कितने में खरीदेंगे? हमने कहा 91 रुपीज में खरीदेंगे। वो एग्री हो गया। लेकिन वो कौन से प्राइस पे एग्री हुआ? मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि 91 में उस 5 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं, हमको अलग से इंटरेस्ट दीजिए। तो फिर हम उसको उस स्टॉक का वैल्यू 21,840 पे करेंगे, प्लस उसको हम 600 रुपया क्या देंगे? तो मेरे लिए परचेज नॉमिनल वैल्यू हो गया 24,000, कॉस्ट वैल्यू मतलब परचेज प्राइस, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी हो गया 21840, और इंटरेस्ट हो गया 6। क्लियर ये बात? मेरे पास जी लिमिटेड के पास अब कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 24। इसके पहले तो था नहीं मेरा, ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है। वो भी कब? 1 मार्च। अब 1 मार्च के बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगा? 31 मार्च, जिस दिन हम वेट कर रहे हैं कि कंपनी मेरे को इंटरेस्ट देगी। तो 31 मार्च को हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को कंपनी से? तो हम बोलेंगे 24,000 पर 6%। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने का। क्योंकि हमने कहा था कि डेट ऑफ इंटरेस्ट के दिन कंपनी ये देखेगी नहीं, वो पिछला डेट से इस डेट का 6 महीने का इंटरेस्ट वो मेरे को कितना हो गया? 700। अब आप सोचिए, हमने 720 रुपया रिसीव किया, उसमें से हमने उसको कितना दे दिया? 600। 120 रुपया मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट, मेरा इनकम हो गया।
इस बात समझ में आ गया। अब 31 मार्च के बाद नेक्स्ट क्या हुआ बोलिए। 15 जून 96 को क्या किया हमने, सेल, एक्स की कम इंटरेस्ट। इसके पहले भी क्या बता देगा, कुछ नहीं रहेगा तो एक्स मानेंगे। नॉमिनल वैल्यू बताइए, जो हमने सेल किया उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, कितना, 10,000। कॉस्ट वैल्यू कितने में हम बेच रहे हैं, 92। अब चलिए 92 5/8 है ना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल में ब्रोकरेज क्या होता है, ऐड की लेस कितना करेंगे, 1/8। तो 5/8 में से 1/8 माइनस करेंगे तो कितना बन जाता है, 4/8। 4/8 को हम लोग बोलते हैं हाफ को बोलते हैं 50 पैसा। तो हमारा हो गया 92 रुपीज 50 पैसा। 92 रुपीज 50 पैसा इज द सेल प्राइस। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितने वैल्यू का डिवेंचर हमने खरीदा है, सॉरी स्टॉक, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 92.5। बताइए कितना आएगा कैलकुलेशन करके, 92। इंटरेस्ट, अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने बेचा 15 जून को। अब बताइए जिसको हमने बेचा उससे हमें इंटरेस्ट कितने महीने का लेंगे, बोलिए। हमने ये जो बेचा तो जिसको हम बेचेंगे उससे हम इंटरेस्ट लेंगे, तो कितने महीने का हम इंटरेस्ट लेंगे। हमको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 31 मार्च को मिल गया था। अब 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई और हाफ जून, 15 जून है, दैट इज 2.5 month, that is 10,000 पर 6% and 2.5 2.5/12 कितना आएगा इंटरेस्ट, 125। एक्स है कि कम है, कम का मतलब क्या बताया था हमने, इस प्राइस में इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, 125, दैट इज कॉस्ट ऑफ स्टॉक हो गया 9125 और इंटरेस्ट हो गया 125। मतलब हम उसको पे करेंगे 9250, उसमें से 125 रुपया इंटरेस्ट है और 9125 उसका प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है। समझ में आ रहा है चीज पॉइंट, वैसे बोले प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या बोले थे, जिस दाम में हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं 92.5, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कम इंटरेस्ट, मतलब इस वैल्यू के अंदर मेरा 125 रुपए इंटरेस्ट है, उसको हम अलग कर देंगे तो मेरा प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कितना हो जाएगा। तो कम इंटरेस्ट में माइनस करने के बाद प्राइस ऑफ सिक्योरिटी जाएगा, और एक्स इंटरेस्ट में यही बन जाता है क्या, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट है, ठीक है। 15 जून के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, 1 अगस्त क्या किया था हमने उस दिन, बॉट परचेज, एक्स की काम एक्स इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितने का हमने परचेज किया था, 6,000। कितने में परचेज किया था, कॉस्ट वैल्यू कितना, 91 3/8। परचेज कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे 1/8, 3/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ 0.5, तो दैट इज 91 तो कॉस्ट वैल्यू हो गया 6,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 91.5 कितना आएगा, 5490। गुस्सा मत निकालो, गुस्सा मत निकालो। घर में भी ऐसे कोई जोर से बोलता तो हम ऐसे बोलते, गुस्सा मत।
इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट हम जिससे खरीद रहे हैं वो मेरे से इंटरेस्ट लेगा। आप बताइए उसको हम कितने महीने का इंटरेस्ट दें, ये बताइए। इस खरीदने पर हम उसको इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे? 4 महीना। कौन कौन सा मंथ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि उसको भी लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला होगा। अब वो मेरे को 1 अगस्त को भेज दे रहा है, हम खरीद रहे हैं, तो वो मेरे से 4 महीने का इंटरेस्ट लेगा। तो हम 6000 पर 6% 4 महीना कितना आएगा? 100। ये कौन सा इंटरेस्ट है? एक्स का मतलब ये हो गया मेरा प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज और ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। माइनस करने का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कम नहीं है। ठीक है। 1 अगस्त के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट सितंबर 96 सेल एक्स की काम एक्स इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 4000। कॉस्ट वैल्यू 93। सेल किया है तो माइनस करते हैं 1/8, तो 1/8 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? तो 4000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 93, 3720। कितने महीने का इंटरेस्ट हम लेंगे इस 4000 पे? बोलिए कितने महीने का? 1 सितंबर को हम बेच रहे हैं, हमको मिला था इस पर लास्ट इंटरेस्ट मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का इंटरेस्ट हम उससे लेंगे। बोले कितना? 100। यहाँ कौन सा इंटरेस्ट है? एक्स, इसलिए ये हो गया प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, ये हो गया इंटरेस्ट। इस तरह से एक बार अगर समझ जाओगे हर सवाल आराम से निकालोगे। 1 सितंबर के बाद क्या हुआ? इसके पहले 30 सितंबर आ गया। इंतजार था मेरा कि इंटरेस्ट हमको देगा कंपनी, तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस दिन 30 सितंबर को। बताइए 30 सितंबर को मेरे को जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने वैल्यू पर मेरे को इंटरेस्ट देगा? तो आपको यहां से कैलकुलेशन चेक करना होगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट इंटरेस्ट हमको कब मिला था? लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को, मिला था ना? कितने वैल्यू पर मिला था? उसके बाद हमने क्या क्या किया? 24 के बाद हमने बेच दिया 10,000, तो 24 में से 10,000 चला गया 14,000। उसके बाद हमने परचेज किया 6,000, तो 20,000 हो गया। उसके बाद हमने 4,000 का फिर बेच दिया, तो 16,000 पर हमको मिलेगा 6%, 6 महीना कितना? मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन द लास्ट इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी बार आपने कितना स्टॉक खरीदा ऐड कर लीजिए वो बैलेंस में, और जितना बेचा माइनस कर लीजिए विथ नॉमिनल वैल्यू। सही है? समझ में आ रहा है? अब 30 सितंबर के बाद क्या हुआ? 1 दिसंबर क्या खरीदा था? परचेज एक्स की काम, कम इंटरेस्ट, कितना का नॉमिनल वैल्यू था? नॉमिनल वैल्यू 12,000। कॉस्ट वैल्यू कितना था? 94/1/8। यहाँ पर तो परचेज कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे 1/8। 1/8 कितना हो जाएगा? 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 94.25, तो हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 94.25, कितना आएगा? 11310। इंटरेस्ट अब जिससे हमने खरीदा है उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे?
कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? लास्ट उसको भी सितंबर में मिला होगा, तो सितंबर के बाद अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, 2 महीने का इंटरेस्ट हम उसको दे देंगे। ये कम इंटरेस्ट था, क्या करते हैं कम में? माइनस करेंगे। ये हो गया प्राइस ऑफ सिक्योरिटी और ये हो गया इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जी लिमिटेड का ईयर एंडिंग क्या था? 31 दिसंबर। आप समझिएगा और अच्छी तरह से, 31 दिसंबर 96 मेरा ईयर एंडिंग है। हम जी लिमिटेड है, मेरा ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। तो हम 31 दिसंबर को अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे कितना। तो हमको जानना है कि लास्ट इंटरेस्ट हमको कितने पे मिला था? 16,000 पर। उसके बाद हमने खरीदा कितना? 16 और 12 कितना हो गया? 28। मतलब 28,000 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, 28,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। कौन सा इंटरेस्ट भाई? हमको लास्ट कब मिला था? सितंबर में मिला था ना, ध्यान दीजिए, सितंबर में मिला था ना। नेक्स्ट कब मिलेगा? लेकिन हम दिसंबर में जब हम अकाउंटिंग बनाएंगे अपना फाइनल अकाउंट, तो हम ये बोलेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? हमको मार्च में, लेकिन हम अपने फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के हिसाब से इस 3 महीने का इंटरेस्ट को एक्रूड दिखाएंगे, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? निकालिए, 28,000 पर 6%, 3 महीने 420। ये जो वर्किंग पार्ट आप देख रहे हो ना, बार बार हमने खरीदा, बेचा, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट, ये आपको कैलकुलेट करना है हर सवाल में। और सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं है, ये तो पहला स्टेप है, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। ये पहला स्टेप है जो वर्किंग बनाएंगे, ये वर्किंग पार्ट। दूसरा स्टेप बनाएंगे जब हम लोग जो सेल कर रहे हैं उस सेल पर प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना, तब जाके बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट। आपको एग्जाम में पूछेगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना, ये तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे उसके लिए बनाना है। क्या आपको ये नोट करना है?